नमस्कार। फंडामेंटल एनालिसिस के पिछले दो पार्ट्स में हम मैनेजमेंट एनालिसिस कैसे किया जाता है इसके बारे में बात कर रहे हैं। पिछले दो पार्ट्स में हमने देखा मैनेजमेंट एनालिसिस करने के लिए जो डेटा चाहिए वो कहाँ से लेना होता है। तो जैसे कि पिछले दो पार्ट्स में हमने देखा कि मैनेजमेंट एनालिसिस करने के लिए कंपनी से जुड़े मुख्य व्यक्तियों का डेटा कलेक्ट करना होगा, उनके इंटरव्यूज देखने होंगे, मैगजीन्स पढ़नी होंगी, अर्निंग्स कॉन्फ्रेंस कॉल सुननी होंगी, ग्लास डोर पर एम्प्लॉयज के रिव्यूज पढ़ने होंगे, साथ ही एम्प्लॉयज की उस कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में क्या राय है ये भी आपको वहां पढ़ने मिलेगा। जिसके बाद आपको मनी लाइफ मैगजीन पढ़नी है जिसमें आपको फाइनेंशियल फ्रॉड्स के बारे में पता चलेगा। देन कंपनीज के एम्प्लॉयज को कांटेक्ट करके मैनेजमेंट की इन्फॉर्मेशन को हासिल करना होगा और आपको ये भी देखना होगा कि क्या कंपनी ने कंपनी के प्रमोटर्स की कंपनियों के साथ कोई ट्रांजैक्शन किया है, अगर हाँ तो वो किस प्रकार के ट्रांजैक्शंस हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने पिछले दो पार्ट्स में देखी हैं। कुछ ही महीनों पहले हमने YouTube पर मैनेजमेंट एनालिसिस कैसे किया जाता है ये वीडियो अपलोड किया था, तो वो वीडियो आप जरूर देखें। उसमें हमने मैनेजमेंट एनालिसिस कैसे किया जाता है उसकी कुछ और ट्रिक्स बताई हैं। तो उसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बताया गया है कि आपको कंपनी के नाम के आगे फ्रॉड, स्कैम, FIR, केसेस, फाइन, बैन इन जैसे कीवर्ड्स यूज करने हैं और गूगल पर उसे सर्च करना है। सो अगर कंपनी ने पहले कोई फ्रॉड या स्कैम किया है तो आपको तुरंत वो सर्च में मिल जाएगा। अगर कंपनी के ऊपर FIR या कोई केसेस है या कंपनी पर कोई बैन लगा था तो ये सारी चीजें आपको गूगल पर सर्च करने पर सर्च रिजल्ट में मिल जाएगी। तो इसलिए ये चीज करना भी बहुत बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर बताई हुई सारी चीजें करने के बाद आपको उस कंपनी के मैनेजमेंट से जुड़े कुछ क्लूज मिल जाएंगे और उन क्लूज को जोड़ जोड़कर आपको एक कंक्लूजन भी मिल जाएगा और मैनेजमेंट के बारे में एक अच्छी और क्लियर आइडिया आ जाएगी। देखो, मैनेजमेंट एनालिसिस करते वक्त शुरुआत में आपसे ये सारी चीजें चेक करने के बाद भी गलतियां जरूर होंगी और आपको ये गलतियां करने से डरना नहीं है, बस आपको उन गलतियों से सीखते रहना है। तो एक्सपीरियंस और अपनी गलतियों से सीखकर आप मैनेजमेंट एनालिसिस में एक्सपर्टीज हासिल कर सकते हो। तो किसी भी कंपनी का एनालिसिस करते वक्त आराम से उस कंपनी का पहले मैनेजमेंट एनालिसिस करिए। बहुत सारे लोग बहुत जल्दी में होते हैं और इसलिए वो एनालिसिस का बहुत सारा पार्ट स्किप कर देते हैं, तो वो पूरा एनालिसिस करते ही नहीं, आधे में ही एनालिसिस छोड़ देते हैं और खुद से ही कई सारी चीजें अज्यूम कर लेते हैं और उस कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ये गलती आप बिल्कुल भी ना करें। एनालिसिस हमेशा डिटेल में करें और इसके लिए आपको एफर्ट भी जरूर लेने पड़ेंगे। देखो, जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स ने स्टॉक मार्केट से मिलियन एंड बिलियन डॉलर्स कमाए हैं, उन सारे इन्वेस्टर्स ने कुछ ही सही कंपनी चुनकर अपना पैसा कमाया है। शुरुआत से हम आपको कहते आ रहे हैं कि इंडिया में मैनेजमेंट एनालिसिस करना बहुत जरूरी है और हम ये भी कहते आ रहे हैं कि इंडिया में किसी भी कंपनी का एनालिसिस करते वक्त सबसे पहले मैनेजमेंट एनालिसिस करना होगा। तो ये हम क्यों कह रहे हैं इसकी रीजनिंग भी आपको पता होनी चाहिए। चलो तो अब उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि हम सबको पता है, इंडिया में लॉ स्ट्रिक्ट नहीं है, बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट नहीं है। अगर किसी कंपनी के मैनेजमेंट को फ्रॉड करके प्रॉफिट मिलता है और उन पर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ली जाती तो उन्हें देखकर बाकी कुछ कंपनीज भी वैसा ही करने लगती है और यही सब कुछ हो रहा है। चाहे केतन पारेख हो, सत्यम कंप्यूटर्स के रामालिंगा राजू हो, सत्यम कंप्यूटर का ऑडिटर PwC दैट इज प्राइस वाटर हाउस कूपर हो या फोर्टिस के सिंह ब्रदर्स हो, इन सब ने बड़े बड़े कांड किए हैं पर एक पर भी कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया। और ऐसे बड़े बड़े क्राइम करने के बाद भी अगर किसी पर स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जाता है तो बाकी क्रिमिनल माइंडेड लोग भी वैसा ही करने लगते हैं, जिससे क्राइम को बढ़ावा मिलता है। देखो, ऐसा नहीं है कि दुबई में सारे शरीफ लोग हैं। दुबई में क्राइम रेट इसलिए कम है क्योंकि दुबई में लॉ स्ट्रिक्ट है। साल 2009 में सत्यम कंप्यूटर्स का स्कैम बाहर आया जिसमें इन्वेस्टर्स को बहुत नुकसान हो गया और उनका लगभग सारा पैसा डूब गया। सत्यम ने फेक इनवॉइसेस रेज करके अपना रेवेन्यू बढ़ा कर दिखाए थे और अपनी सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मैनिपुलेट किया था। प्राइस वाटर हाउस कूपर दैट इज PwC सत्यम का ऑडिटर था। सत्यम कई सालों से अपना ये फ्रॉड चला रही थी, फिर भी PwC ने उसे नजरअंदाज कर दिया। बाद में PwC को गिल्टी पाया गया और 2 साल के लिए बैन कर दिया गया, जो कि इतने बड़े क्राइम के लिए काफी कम सजा है। इसी तरह का एक अकाउंटिंग स्कैम US में भी हुआ था, जो कि US की तब की बहुत बड़ी कंपनी इनरॉन में हुआ था, जिसका ऑडिटर आर्थर एंडरसन था। इस अकाउंटिंग स्कैम के बाद आर्थर एंडरसन दोषी पाया गया और फिर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन दैट इज SEC, जो कि सेबी की तरह US की स्टॉक मार्केट रेगुलेटर है, उसने आर्थर एंडरसन के अकाउंटिंग बिजनेस को बिजनेस से ही बाहर कर दिया। तो नेक्स्ट टाइम अगर US का कोई ऑडिट फर्म इस तरह का स्कैम करने के बारे में सोचेगा तो उसके दिमाग में ये डर जरूर आएगा कि अगर हम पकड़े गए तो हमारा सारा बिजनेस ही चला जाएगा, और इस तरह का डर इंडिया में बिल्कुल भी नहीं है। अब दूसरे केस के बारे में बात करते हैं। इरिक्सन ने रिलायंस कम्युनिकेशन को सर्विस प्रोवाइड की थी जिसके 550 करोड़ रुपए आरकॉम ने इरिक्सन को नहीं दिए थे, जिसकी वजह से इरिक्सन को लगातार कोर्ट के चक्कर काटने पड़े और पिछले कुछ सालों से वो यही कर रहे हैं। इसके बावजूद भी उन्हें उनका पैसा नहीं मिला। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी को कहा है कि आपको इरिक्सन के पैसे तुरंत रिटर्न करने हैं और साथ ही 12% का इंटरेस्ट देना है।
तो इरिक्सन का पैसा इतने सालों से रिटर्न ना करने की वजह से रिलायंस कम्युनिकेशन पर या अनिल अंबानी पर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ली गई। उनको बस उस अमाउंट पर 12% पर एनएम का इंटरेस्ट पे करने के लिए कहा गया। ऐसे ही केस सिंह ब्रदर्स के साथ भी हुई। सिंह ब्रदर्स ने 40 से 403 करोड़ रुपए बिना बोर्ड की परमिशन से निकाल लिए, यानी अनइथिकल तरीके से उन्होंने कंपनी से वो पैसे गायब कर दिए। जब कंपनी को इस चीज़ के बारे में पता चला तो उन्होंने सिंह ब्रदर्स के खिलाफ कंप्लेंट फाइल की, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें कहा कि उन्हें ये पैसे रिटर्न करने हैं। दैट्स इट। बिना बोर्ड की परमिशन के ये सारे पैसे निकालने के लिए और ये सारी अनइथिकल एक्टिविटी और चोरी जैसा कारनामा करने के बावजूद भी सिंह ब्रदर्स पर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया। केतन पारेख की ही बात ले लो। केतन पारेख ने कितना बड़ा स्कैम किया था, पर 2001 में इतना बड़ा स्कैम करने के बावजूद भी केतन पारेख की आप सजा देखोगे तो उसे सिर्फ 3 साल की सजा मिली है और दिसंबर 2017 तक उसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से बैन कर दिया था। सो नाउ वो स्टॉक मार्केट में ट्रेड भी कर सकता है। तो करोड़ों का इतना बड़ा स्कैम करने के बावजूद भी केतन पारेख को सिर्फ 3 साल की सजा मिली। इन जैसी चीज़ों की वजह से क्रिमिनल माइंडेड लोगों के दिमाग में ये चीज़ बैठ जाती है कि अगर हम भी करोड़ों का फ्रॉड करते हैं तो हमें भी ज़्यादा कुछ नहीं होगा, बस 2-3 साल की सजा होगी। तो ये चीज़ बदलने की बहुत ज़रूरत है। इन सारी चीज़ों से इन्वेस्टर्स को बहुत सारा नुकसान हो जाता है, पर दोषियों पर कोई खास कार्रवाई नहीं होती। मतलब फ्रॉड कोई और करे और सजा इन्वेस्टर्स भुगते, ये तो कुछ ऐसा ही हो गया है। इसलिए अब इन्वेस्टर को खुद जागना होगा और सतर्क रहना होगा। और इसलिए हम बार बार कहते हैं कि इंडिया में मैनेजमेंट एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए इंडिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स मैनेजमेंट एनालिसिस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। अगर आप विजय केडिया की इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी देखोगे तो वो मैनेजमेंट एनालिसिस पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं और टाइम टू टाइम अपने ट्वीट के जरिए वो लोगों को मैनेजमेंट एनालिसिस के बारे में बताते रहते हैं। रिसेंटली उन्होंने कहा है कि इन्वेस्टिंग इन द ऑनेस्ट मैनेजमेंट इज द ओनली वे टू सक्सेसफुल इन द मार्केट। तो इन सारी चीज़ों पर आप ध्यान रखिए और मैनेजमेंट एनालिसिस को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो यहाँ पर हमारा फंडामेंटल एनालिसिस का 5वां पार्ट समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।